स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। देखिए, रेलवे ट्रैक ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। कम से कम एफआईआर तो यही कहती है, बताएंगे। साथ ही संबल टूट गया और बात पेपर लीक की, सवाल खंगालने की कोशिश करेंगे कि इसका इलाज क्या है। और साथ ही बात होगी हक के लिए हल्ला बोल की, संतों के अल्टीमेटम को भी बताएंगे और गहलोत का बड़ा हमला किस पर, यह भी दिखाएंगे और मिलवाएंगे एक दिन के मेयर से। तो यह है 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि सियासत के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, चुनावी हलचलों से जुड़ी हुई। चुनाव यानी सरदार शहर उपचुनाव। बीजेपी कल अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पार्टी 3 नामों का पैनल पहले ही भेज चुकी है। अशोक पीचा, हरलाल सहारण और शिवचंद साहू समेत कुछ और नेता हैं जो कि रेस में हैं, लेकिन 3 नाम जो भेजे गए हैं, इन्हीं 3 नामों की संभावनाएं ज्यादा है। बीजेपी पुराने चेहरे पर ही दाव लगा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, चूंकि नॉमिनेशन के लिए समय कम बचा है, इसलिए जल्द से जल्द तो करना ही होगा। जी बिल्कुल, और कल जो है शाम तक हर हाल में बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर दे, क्योंकि फिर 2 दिन ही बचेंगे नामांकन दाखिल करने में। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से तो माना यही जा रहा है कि अनिल शर्मा जो कि पूर्व जो विधायक थे, उन्हीं के बेटे का नाम है और वो तैयारी में भी जुटे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से भी अब लग यही रहा है कि कल जब नाम आएंगे तो कुछ चौंकाने वाला नाम शायद ही आ पाए, क्योंकि पार्टी ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगाना चाहती है जो उस इलाके से वाकिफ हो, जिसकी पुरानी पकड़ हो, और वहां पर जातिवाद का मुद्दा ज्यादा चलता नहीं है। लिहाजा आपस में ब्राह्मण और महाजन जो वर्ग है वो आमने सामने होते रहे पिछले कई चुनावों से। तो शायद यही लग रहा है कि अशोक पीचा फिलहाल इस वक्त तक रेस में बहुत आगे हैं और पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव लगा सकती है। हालांकि हरलाल सहारण जिला प्रमुख भी रहे हैं चूरू के, उनका भी बड़ा नाम है, उनके भी पीछे बड़ी फॉलोइंग है। एक शिवचंद साहू है जो कि बीजेपी के नेता हैं और पार्टी में विधि प्रकोष्ठ में काफी लंबा काम करने का तजुर्बा है, उनकी भी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन माना यही जा रहा है कि पार्टी ने मन बना लिया है, शायद अशोक मीचा के नाम पर ही शायद पार्टी दाव खेलेगी, क्योंकि टक्कर बड़ी मिलने वाली है। सहानुभूति की लहर भी है। नामों को चुनना या पुराने ही किसी चेहरे को चुनना, क्या ये नहीं बताता है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सांत्वना लहर बहुत ज्यादा नहीं होगी? जी देखिए, सहानुभूति की लहर चल ही आ रही है। जितने भी पिछले उपचुनाव हुए हैं तो उनमें जो भी दिवंगत नेता रहे, उनके बेटे ही जो है चुनाव जीते रहे। तो ऐसी सूरत में राजस्थान की भावुक जनता जो है हमेशा जिस नेता। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल। और एक और बड़ी खबर सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज है। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर सरकार ने एक बैठक बुलाई है। अब सुनिए कब यह बैठक होने वाली है और कहां होने वाली है। कल सीएमओ में दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता समेत 21 सूत्रीय जो मांगे हैं बेरोजगारों से जुड़ी हुई, उन पर इस बैठक में बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या जानकारी है? आज देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर के बेरोजगार गुजरात पहुंचे थे। गुजरात के अंदर प्रदर्शन करने के दौरान मुख्यमंत्री से 38 दिनों बाद उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस पूरे मसले को लेकर के कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जो है ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए जो युवक हैं जिन्होंने ज्ञापन दिए हैं, वो उनका एक डेलीगेशन होगा। उसके साथ में सीएमओ के अधिकारी होंगे। सीएमओ के अधिकारियों के अलावा जो भर्ती एजेंसी हैं उनके प्रतिनिधि जो है उन्हें बैठक में बुलाया गया है। पहले ये बैठक 9 और 11 नवंबर को होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। कल हालांकि अधिकारियों की उपस्थिति में ये पूरी बैठक होगी, जिसमें युवा बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के जो तमाम समस्या है राज्य के युवा बेरोजगारों की अब तक जो सीएम तक पहुंची है, उन मांगों को लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सरकार अपना पक्ष रखेगी, बेरोजगारों को सुनेगी और उसके बाद में अधिकारी जो है पूरा ब्रीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देंगे, जिसके बाद में आगे की जो फैसले हैं वो हो सकेंगे। बेरोजगारों की जो भर्तियां अटकी हुई है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो शिथिलता देनी है, इसके अलावा जो विद्या संबल योजना में जो स्थगित किया गया भर्ती को, तो परमानेंट भर्ती जो है निकाली जानी है। इसके अलावा जो कई अन्य भर्तियां जो कि कोर्ट में अटकी हुई, उन भर्तियों में सरकार की ओर से मजबूत पैरवी करके उन्हें मुक्त करते हुए बेरोजगारों को राहत देने जैसे कई मसले हैं। और खास तौर पर पेपर लीक जो हुआ है उस मसले को लेकर के भी बेरोजगार अपना पक्ष रखेंगे और सरकार की ओर से भी अब से कुछ देर
है। मुख्यमंत्री का भी उस मामले पर बयान आया है। कल दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब सीएमओ दफ्तर के अंदर ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के जो तमाम सचिव हैं वो बैठक के अंदर, जो प्रमुख सचिव हैं वो बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात टूट गया संबल की। प्रदेश में भर्ती होने वाले 93,000 शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना पर आरक्षण विवाद की वजह से ब्रेक लग गया है। देखिए, आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले। अधर में योजना, सड़क पर बेरोजगार। कल वन रक्षक की भर्ती भी उन माफियाओं के हत्थे चढ़ गई जो माफिया पेपर लीक करने का काम करते थे। जीत के बाद वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर शीट वायरल होने पर सरकार की फजीयत अभी थमी भी नहीं थी कि बेरोजगारों को एक और झटका लग गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना को सरकार ने स्थगित करने की घोषणा कर दी। सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जब जिला स्तर पे इसको लेकर आवेदन मांगे गए, उसी दौरान शिक्षा विभाग को अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा कई ज्ञापन प्राप्त हुए, कई सुझाव प्राप्त हुए। उन ज्ञापनों की, सुझावों की समीक्षा की जा रही है। उनकी समीक्षा करके किस प्रकार से बेहतर तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया है। योजना के तहत स्कूल स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इससे 93,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलने थे। पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए ये योजना थी। उनके रुचि न लेने के चलते नियम बदला गया। नियम बदलने के बाद भी आवेदन कर सकते थे सेवानिवृत्त शिक्षक। इससे प्रदेश के 64,781 स्कूलों में 93,147 शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाते। 7 नवंबर तक आवेदन भी जमा करवा दिए गए थे। 16 नवंबर को स्थायी वरीयता सूची जारी करनी थी और 20 नवंबर तक कार्य ग्रहण करना था। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर शिक्षक लगाने का निर्णय जब सरकार ने लिया तो हमने इसका विरोध किया और गुजरात आंदोलन के दौरान भी मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन सौंपा, इसमें ये प्रमुख तौर पर मांग शामिल थी। हम लगातार मांग कर रहे हैं संविदा और गेस्ट फैकल्टी पर भर्ती नहीं की जाए, जबकि नियमित तौर पर भर्ती की जाए। 11 नवंबर को शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन देकर विद्या संबल योजना का विरोध किया था और आज विद्या संबल योजना को स्थगित किया गया है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और कांग्रेस सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा बजट घोषणा में की थी, तो स्थायी तौर पर, नियमित तौर पर उस भर्ती को किया जाए और जो भी शिक्षक भर्ती की जा रही है जो संविदा पर विद्या संबल योजना के तहत, उसको रोका जाए और नियमित तौर पर भर्ती की जाए। राजस्थान के लाखों युवाओं ने उस विद्या संबल योजना के अंदर भर्ती करने का काम, आवेदन देने का काम किया, लेकिन अब सरकार ने इस विद्या संबल योजना को भी स्थगित करने का काम किया। यानी कि करोड़ों रुपए युवाओं की जेब से खर्च करवाकर अब इस योजना को स्थगित करने का काम सरकार कर रही है। तो लगता यह है कि चाहे चुनावी घोषणा हो और चाहे बजट की घोषणा हो, सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। अब योजना पर लगे ग्रहण की वजह समझ लीजिए। सरकार ने 93,000 पदों की भर्ती के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, जिससे ST SC से जुड़े संगठन सरकार पर हमलावर हो गए। उस पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगने लगे। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के संज्ञान में आने के बाद गेस्ट फैकल्टी में शिक्षक लगाए जाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के चलते प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर SC ST की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए विद्या संबल योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और उदयपुर से बड़ी खबर है, रेलवे ट्रैक विस्फोट मामले में यह बड़ा अपडेट है। FIR करवाई गई है। कई सख्त धाराओं में यह FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में
देश की सुरक्षा खतरे में डालने की बात है। साथ ही आतंक फैलाने के मकसद से विस्फोट की आशंका भी एफआईआर में जताई गई है। अब खुफिया एजेंसियां और पुलिस इस पर जांच करेगी। 12 नवंबर को उदयपुर अहमदाबाद रूट पर ब्लास्ट हुआ था। रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट चुकी हैं। जो मौजूदा स्थिति है इस रूट की, इस बारे में एफआईआर में अवगत करवाया गया है और साथ ही आशंका जताई गई है कि डर फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्लास्ट करवाया गया हो सकता है। तो रेलवे अधिकारी ने जावर माइंस थाने में पहुंचकर ये एफआईआर करवाई है। साथ ही ब्रिज पर विस्फोट कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात इस एफआईआर में लिखवाई गई है। आतंक फैलाकर जनहानि के उद्देश्य से विस्फोट की आशंका भी इस दौरान एफआईआर में अधिकारी द्वारा जताई गई है। उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ओड़ा रेलवे ब्रिज पर डेटोनेटर से ब्लास्ट मामले में जांच के दूसरे दिन आईबी के जॉइंट डायरेक्टर, एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची। 4 अधिकारियों ने पुलिस के साथ हर एक चीज को बारीकी से देखा और साक्ष्य जुटाए। बता दें, घटना की जगह से सबूत जुटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार उदयपुर अहमदाबाद नए रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। गनीमत रही कोई बड़ी जनहानि होने से पहले ही सतर्कता दिखाते हुए ट्रेनों के आवागमन को रोक दिया गया था। फिलहाल रेलवे प्रबंधन ने ट्रैक को दुरुस्त कर लिया है। सोमवार सुबह से ही आम ट्रेनों के लिए उसे खोल भी दिया गया। उदयपुर अहमदाबाद के हाल ही में उद्घाटन हुए रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात को एक विस्फोट कर ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया था। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं अपनी जांच कर रही है। आप देखिए कि ये वही ओड़ा पुल है, ओड़ा के समीप रेलवे का ये ब्रिज है, ओड़ा पुल है। इसी पुल के अंदर डेटोनेटर लगाकर ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था। तकरीबन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 किलो के आसपास जो है वो बारूद से यहाँ पर ब्लास्ट किया गया और उससे काफ़ी हद तक जो ये ट्रैक थी क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देखिए कि ये जो पुलिस की और रेलवे पुलिस की जो टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उस लोकेशन पर मौजूद है। हालांकि इस ट्रैक को अब बहाल कर दिया गया है। कल पूरी रात रेलवे की टीम ने यहाँ पर काम किया और उसके बाद में इस ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल करने के बाद में नियमित ट्रेन का संचालन भी शुरू कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जांच एजेंसियाँ अपना काम कर रही है। आप देखिए कि स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस के अलावा जो एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही एनआईए की जो कुछ टीम है वो मौजूद है और एनआईए के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आगे जाने की मनाही है, लेकिन ये जो पीली पट्टी देखने को मिल रही है ठीक इसी जगह पर यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इसी जगह पर ट्रेन जो क्रैक हैं ट्रैक पर वो यहाँ पर आए थे। कई सारे बोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर खुल गए थे। तो एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि आतंक गतिविधियों से जुड़ने की भी संभावना है सामने। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जांच जो है किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि एनआईए और एनएसजी भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा मामले की जांच चल रही है, जिसके लिए एनआईए को बुलाया गया है। घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, जांच एजेंसियां सभी एंगल से जांच कर रही है। एनआईए वालों को बुला लिया हम लोगों ने, वो भी देखने किस एंगल से क्या घटना हुई, क्यों हुई, पीछे क्या कारण था। एफएसएल वाले भी चले गए तो उसको बहुत ही गंभीरता से ले ली। और बड़ी खबर है, दौसा गैंग रेप मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी मुकेश बैरवा अरेस्ट कर लिया गया है। महिला थाना पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। पीड़ित का मेडिकल कराकर पुलिस ने बयान भी दर्ज करवा लिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा गैंग रेप मामले में ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अपडेट है। जो आरोपी है, नाम मुकेश बैरवा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला थाना पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। इस बीच पीड़ित का मेडिकल भी करवा लिया गया है और पुलिस ने पीड़ित के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।
खबर अलवर से, जहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के दफ्तर का एक वीडियो खूब चर्चाओं में है। इस वीडियो पर काफी विवाद भी खड़ा हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है बाबा भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो कचरे के ढेर में है। मामले की जानकारी मिलने पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम ने माफी मांगी। कहा वो खुद महापुरुषों का सम्मान करते हैं, इस घटना से उन्हें भी दुख पहुंचा है। साथ ही उन्होंने दफ्तर के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो कूड़े में जो चित्र है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि वो मेरी जानकारी में या मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ या मेरी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जब मेरा यहाँ आना होता है तो बड़ी भागदौड़ की सी स्थिति रहती है। 2-4 घंटे के लिए ऑफिस जाता हूँ, उसमें भी पब्लिक में हजारों लोग मिलते हैं और इन चीज़ों का जरूर जो पीछे से स्टाफ है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करता हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान पुरुषों की तस्वीरों को उन्होंने जो कूड़ेदान में जो रख रखा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे मंत्री की बुद्धि पर तरस भी आता। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा, जनता का सरकार से मोहभंग हो गया है, ऐसे में संगठन और कौशल के आधार पर फिर से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल और गुजरात में दोबारा सरकार बनने का दावा भी किया। तो केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेगा, लेकिन ये स्वाभाविक है कि एक समय के बाद जो है ना, वृक्ष पर भी जो है ना नई पत्तियाँ आती हैं, पुराने पत्ते जो है ना वो पुराने पत्ते झड़ते नई पत्तियाँ आती हैं। तो राजनीति में भी अगर युवा पीढ़ी आ रही है तो ये अस्वाभाविक नहीं है। ये नया पीढ़ी ज़्यादा डायनेमिक ढंग से सोचती है, ज़्यादा। राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इन दिनों प्रदेश खान मंत्रालय के साथ गुजरात चुनाव में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटे हैं। भाया को गुजरात की लोकसभा सीट राजकोट में आने वाले विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले एक हफ्ते से वो लगातार रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। हालांकि आज प्रमोद जैन भाया महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। बाल दिवस पर मैं भीलवाड़ा के समस्त बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये बाल दिवस मनाया जाता है और पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, लगाव था। इसी उद्देश्य से आज नगर परिषद के इस ऑडिटोरियम में पंडित नेहरू की जीवनी के ऊपर एक और उनका जो राजस्थान से लगाव रहा है उसके ऊपर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों को भी अवलोकन कराया गया। मैं समस्त बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप पंडित नेहरू के जीवन को पढ़ें और उससे शिक्षा लें। उनका जीवन बहुत ही अनुकरणीय है और वो एक ब्रिलियंट पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बच्चों को इसी संदेश के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दौसा के डाक बंगले में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा समेत कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित किए। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी पर इस दौरान बड़ा हमला बोला। कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर समस्या पर परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए थे। भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब बीजेपी के नेता अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे। बीजेपी वाला तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ वो परिस्थिति थी, वो परिस्थितियों में ये जो बीजेपी वाले जो आज बात करते थे तो अंग्रेजों का एजेंट हुआ करते थे, जो नेहरू जी जेल में हुआ करते थे। ये बेकार की बात करते। वो परिस्थितियों में जो फैसले किए थे नेहरू जी बिल्कुल सही किए थे। ये बयानबाजी, ये राजनीति में चलते रहते हैं सारे मामले और चलते रहने में चाहिए। अवेयरनेस रहती है, जनता में जागृत रहती है। रोज लोगों का टेस्ट रहता है, टीवी देखने में तुम्हारी टीआरपी बढ़ती रहती है। लेकिन सर 1 साल रह गया चुनाव, बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? ऐसा है, हमने काम करें, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राहुल जी इतनी जबरदस्त पद यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी। और आगे कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं पेपर लीक मामले की।
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन राजस्थान में तुरंत कार्रवाई हो रही है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि नकल माफिया को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान लोग जिलों में बेल बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेल में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। चीट तभी होती है, लीक तभी होती है जब सरकार वीक होती है। मुझे लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है। और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आह्वान करूंगा कि सरकार के इस लापरवाही के कारण जिन लाखों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिरा है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना पेट काटकर परिश्रम से कोचिंग करा के इस उम्मीद के साथ कि कहीं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों की वानगी तो यही है। और अब बात करते हैं खबर के असर की। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जयपुर सरस डेयरी प्लांट में चल रहे महाभ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद आज डेयरी की दुग्ध संकलन समितियों ने मोर्चा खोला। दुग्ध संकलन समितियों ने सरस डेयरी प्लांट में डेयरी बोर्ड और डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों की कारगुजारियों के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही आरोप लगाया कि डेयरी बोर्ड और मैनेजमेंट पशुपालकों और दुग्ध संकलन समितियों का शोषण कर रही है। डेयरी प्रबंधन की मनमानी से परेशान दुग्ध संकलन समितियों से बात की सहयोगी राकेश शर्मा ने। सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार के खिलाफ अब दुग्ध संकलन समितियों के पदाधिकारी लामबंद हो गए हैं। आज जयपुर जिले की दुग्ध संकलन समितियों के पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सरस डेयरी में जाकर के अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर प्रदर्शन किया। डेयरी प्रबंधन और डेयरी बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद अब जो दुग्ध संकलन समितियों के पदाधिकारी हैं यहां एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं और दिखाना चाहेंगे कि बड़ी तादाद में जो परेशान जो दुग्ध संकलन समितियों के पदाधिकारी वो यहाँ पर आए हैं अपनी फरियाद लेने के लिए कि जिस तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जयपुर सरस डेयरी में हो रही हैं और उन पर जो लिपापोती डेयरी बोर्ड के द्वारा डेयरी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है और जांच के नाम पर खाना आपूर्ति की जा रही है, इन तमाम आरोपों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ऐसी शिकायत अब जो दुग्ध संचालन समिति के पदाधिकारी हैं उन्होंने उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों को की है और इसमें एक उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।